आज अपना इकोनॉमी का फोर्थ लेक्चर है और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं इंडिया में और डिफ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है कि आप लोगों ने आम भाषा में तो इन्फ्लेशन को जानते हो कि कोई भी बोलता है ना कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, महंगाई आजकल बहुत बढ़ रही है, उसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो किसी भी वस्तुओं का या चीज़ों का या सर्विसेज का दाम बढ़ना उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। लाइक आप सपोज करो कि अभी कई बार हम लोग प्याज लेने जाते हैं और अ, पिछले पिछले महीने वो 20 रुपये किलो थी, इस महीने वो 30 रुपये किलो होगी, तो आप ये बोलोगे कि महंगाई बढ़ गई है। इसको इकोनॉमिक के टर्म्स में हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आज इस इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह के इन्फ्लेशन, किस 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 तरह से इन्फ्लेशन मेज़र होता है भारत में, और क्या ये अच्छा है या बुरा है इकोनॉमी के लिए, और किस तरह से। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अगर कोई बता पाए कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है इकोनॉमी के लिए। क्या अच्छा रहता है महंगाई बढ़ना? बताइए आप लोग। आप लोगों को क्या लगता है कि इन्फ्लेशन अच्छा होता है? सर बिजनेसमैन, सॉरी। हाँ हाँ, हाँ जी। बताओ, एक एक करके बता दो, है ना। शुभम बताओ। शुभम कुछ बोल रहा था, कौन बोल रहा था? हाँ सर, मिडिल क्लास के लिए तो थोड़ा मतलब खराबी है, क्योंकि वो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते ना फिर। अच्छा, और लोअर क्लास के लिए, जो जिसकी और भी कम इनकम है उसके लिए? वही लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए तो मतलब ज्यादा ही होता है काम, ओके कि ओके, वो लोग कुछ उतना सामान नहीं खरीद पाते, अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, गुड। और कुछ कोई और बोल रहा था, इंद्रपाल? हाँ सर, मतलब वही है, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए मतलब अच्छा रहता है। जो मतलब कंज्यूमर है, अगर ऑब्वियसली कि जब रेट बढ़ेंगे तो उसका जो मतलब परचेसिंग का वो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो ओके, तो वही है, मतलब बिजनेसमैन के लिए अच्छा होता है। अच्छा, बिजनेसमैन के लिए इन्फ्लेशन अच्छा होता है आपके हिसाब से। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे जब चीज़ें महंगी होती है तो लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं? तो जैसे जैसे चीज़ें महंगी होती हैं लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा कई कई बार हमारे पास में जैसे प्याज की कीमत 100 रुपये किलो पहुंच जाती है, तो उस टाइम पे हम खरीदते ही नहीं है। हम जो चीज़ मतलब महीने में जितनी प्याज यूज़ करते थे, मतलब जो हर 7 दिन में यूज़ करते थे, हम वो उतना एक महीने में यूज़ करते हैं फिर उस प्याज को। तो वो तो हम चीज़ें कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे तो बेचारा जो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो बिजनेसमैन है, उसके तो नुकसान होगा ही होगा ना। अगर मान लो कोई कार है और वो महंगी हो गई, इस साल कुछ टैक्स बढ़ गए उस पर या इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ गई कार, तो हम खरीदना बंद कर देंगे। जो मेरा एक था कि मैं इस साल कार खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं सोचूंगा अगले साल खरीदूंगा। तो इस तरह से तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से तो अच्छा नहीं हुआ। ये भी तो है। अच्छा, हाँ सर। इसके बारे में मैं ठीक है, अभी थोड़ा सा आप जान जाओगे जैसे जैसे चैप्टर आगे पहुंचेगा, तो समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, ठीक है। देखिए, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन अच्छा होता है, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होना इकोनॉमी के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ है। हम इसके बारे में और ठीक से पढ़ेंगे अभी। तो देखिए, इन्फ्लेशन क्या होता है? किसी भी कमोडिटी का या सर्विसेज का प्राइस को राइज होना, उसका प्राइस बढ़ना पहले की तुलना में। तो वो तुलना कभी भी हो सकती है, पिछले साल से भी तुलना हो सकती है कि इस साल पिछले साल की तुलना में इस चीज़ का दाम बढ़ गया, ठीक है। कोई पेट्रोल का बोल सकते हो। वो तुलना पिछले मंथ के साथ भी हो सकती है, कंपैरिजन। वो कंपैरिजन कल परसों के साथ भी हो सकता है, कभी के साथ भी कंपैरिजन हो जाए। नॉर्मली हम लोग कंपैरिजन करते हैं ईयर टू ईयर या क्वार्टर टू क्वार्टर, इस तरह से कंपैरिजन चलता है। तो इस तरह से हम लोग एक तरह से किसी भी चीज़ के प्राइसेस का बढ़ना, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये परचेजिंग पावर को कम कर देता है। परचेजिंग पावर क्या होती है? आपके पास में कोई मान लो 10 रुपये है, उससे आप कितनी वस्तुएं आज खरीद सकते हो? 10 रुपये, या कल भी आपके पास भी 10 रुपये थे, वो 10 रुपये से आप कितनी वस्तुएं कल खरीद सकते हो? इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। सपोज करो आपके पास में डेली आपको कुछ पैसा मिलता है, कमाते हो 500 रुपये डेली कमाते हो आप, सपोज करो, और आपको 100 रुपये की कुछ सब्जियां लेके जानी होती है। आपका रूटीन है कि 100 रुपये में आप क्या करते हो कि नॉर्मली आप मान लो कि 2 किलो प्याज लेके 4 किलो प्याज लेके जाते हो, 25 रुपये किलो प्याज है, और आप 25 रुपये के हिसाब से आप क्या करोगे? डेली आपका घर बड़ा है तो 4 किलो प्याज लेके जाते हो। धीरे धीरे आप देखते हो कि 10 दिन बाद में आपका आपकी खुद की इनकम नहीं बढ़ी है, पर वो 100 रुपये में प्याज की कीमत होगी
मान लो कि 50 रुपये किलो, तो अब आप कितना लेके जा रहे हो, 2 किलो। तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई ना, आपकी जो पावर थी खरीदने की, जो क्षमता थी, वो तो कम हो गई। पहले 4 किलो खरीद पाते थे आप, अभी आपकी परचेजिंग पावर कितनी हो गई, कम हो गई। तो ये कम कर देता है लोगों की। तो धीरे धीरे लोग क्या करना लग जाते हैं कि धीरे धीरे वो खरीदना कम कर देते हैं। और धीरे धीरे कब जब खरीदना कम कर देंगे उस वस्तु को, तो उस वस्तु का एक तरह से प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी देश की। देश की ग्रोथ तो तभी होती है जब प्रोडक्शन होता है, नई नई चीज़ें बनती हैं, तो इस तरह से प्रोडक्शन होता है। तो ये चीज़ है। अब प्राइसेस किस तरह से बढ़ती है, क्या कारण है प्राइसेस का? ये दो कारण, सप्लाई एंड डिमांड पे सब कुछ चलता है। तो आप सप्लाई और डिमांड पे ही सारा का सारा खेल है। आप इसको देखिए, जब सप्लाई बढ़ जाएगी, देखो मार्केट किस तरह से काम करता है। मार्केट के दो ही फोर्स है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई मतलब वस्तुओं को मार्केट में आना, और डिमांड मतलब लोगों का उस वस्तु के लिए डिमांड, मतलब उस चीज़ को खरीदने की इच्छा, उसको बोलते हैं डिमांड। तो सपोज करो कभी भी कोई मार्केट है और उस मार्केट में सप्लाई कम हो गई अचानक से किसी भी चीज़ की, तो क्या उसका प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सप्लाई कम हो गई, जैसे कि अचानक से क्या, बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे कि सपोज करो डिमांड कुछ नहीं बढ़ी है, डिमांड सेम है। सपोज करो हम लोग टमाटर खाते रहते हैं, टमाटर खाते रहते हैं, हर बार पूरा देश टमाटर खाता है। पर एक बार क्या हुआ, एक बार ऐसा मौसम आया कि अचानक से टमाटर पूरे गल गए मौसम की वजह से। आप लोग खेती भी बहुत लोग करते हैं, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा कि खराब वेदर की, खराब मौसम की वजह से टमाटर गल गए। तो डिमांड तो सेम ही है, पहले भी उतनी डिमांड थी, आज भी उतनी डिमांड, पर सप्लाई कम हो गई, मार्केट में आना कम हो गया। जब मार्केट में आना कम हो गया तो ऑब्वियसली सप्लाई कम हो गई, और डिमांड तो पहले जितनी है, मतलब डिमांड ज़्यादा है अभी भी, और सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली आपका क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा बढ़ेगा। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसका उल्टा सोचते हैं, सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई तो उतनी ही चल रही है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई उस चीज़ की, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ गई। जैसे कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स तो हर साल देश उतना ही लगाता है, पर नवरात्रि के टाइम पे सब फ्रूट्स खाते हैं, फास्टिंग करते हैं, व्रत करते हैं, उसमें फ्रूट्स खाते हैं, तो अचानक से उसकी क्या बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई तो कांस्टेंट है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं हुआ, और डिमांड बढ़ गई, तो उसमें क्या हुआ, अचानक से उसके प्राइस राइज कर गए। आपको क्या लगता है, जैसे अभी ऑक्सीजन की किल्लत आ रही पूरे देश में कोविड की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि सप्लाई कम हो गई? ऐसा नहीं है ना, सप्लाई तो, सप्लाई सपोज करो पहले भी जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई अभी भी आ रही है, सपोज करो ऐसे सोचो, उससे ज़्यादा ही आ रही है, पर सपोज करो उतनी आ रही है, पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, तो डिमांड, उसकी ज़्यादा डिमांड है, तो उस चीज़ के लिए मैं 100 रुपये देना चाहूँगा, तो आप बोलोगे मेरे पास 150 लो। अगला कोई तीसरा बंदा बोलेगा मैं 200 दूंगा, तो उस चीज़ की प्राइस बढ़ गई। उस प्राइस को बढ़ने को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्या तो सप्लाई कम हो जाए या डिमांड बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसका उल्टा भी होता है, डिफ्लेशन। ठीक है, वो लास्ट में पढ़ेंगे। डिफ्लेशन मतलब चीज़ों का प्राइस कम होना। ठीक है, उसको लास्ट में पढ़ लेंगे। अब इन्फ्लेशन से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, जितने में आप जितने रुपए में पहले चीज़ें खरीदते थे उतने में अब कम चीज वस्तुएं आएंगी, तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। और पर आपको अपना घर चलाना है, आपको खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। आपको कुछ छोटी मोटी मेडिकल की दुकानें, मेडिकल की दवाइयाँ तो लेनी ही पड़ेगी, आपको गाड़ी तो चलानी ही पड़ेगी ना, आपको अपने कहीं पे जहाँ पे काम करने जाते हैं तो पेट्रोल तो चाहिए चाहिए। तो प्राइसेस बढ़ गई, तो आपको क्या हो गया कि आपकी जो मनी है, खास तौर पे आम आदमी की है ना, बड़े आदमियों को इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आम आदमी को। तो आम आदमी की क्या है कि वो, उसकी जो मनी है, वो जैसे 500 रुपये कमा रहा था पहले, पेट्रोल पे 100 रुपये लगाता था, आज 150 रुपये लगा रहा है, तो उसकी मनी तो पूरी की पूरी उसमें जा रही है। और धीरे धीरे क्या होता है कि सेविंग्स जो आप करते थे पहले, मान लो महीने का 100 रुपये बचा लेते, दिन का 100 रुपये आप बचा लेते थे, अब वो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, और इन्फ्लेशन होगा तो और कम हो जाएगा। तो सेविंग विल सोन बी एग्जॉस्टेड, धीरे धीरे वो भी सेविंग भी खत्म होती रहती है लोगों की। तो इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। बट यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी। सपोज करो कि इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है, एक तरह से सप्लाई कम होती है और डिमांड बढ़ती है, एक तरह से ऐसा बोले, या सप्लाई कांस्टेंट है और डिमांड बढ़ती है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो सपोज करो हम लोग सप्लाई को कांस्टेंट रखते हैं, सप्लाई कांस्टेंट है और अभी डिमांड कोई वस्तु की बढ़ रही है। मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे देश में धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, हम लोग गाँव गाँव में सब लोग कार खरीदना चाहते हैं, सपोज कर, तो कार की डिमांड बढ़ेगी।
कार की डिमांड बढ़ेगी तो कार की वैल्यू थोड़ी थोड़ी उसकी प्राइस भी बढ़ेगी। मान लो कार की प्राइस होती थी पहले 5 लाख की आती थी, अब 5.25 लाख रुपए की आने लगेगी। वो 25,000 किसके पास गए जो एक्स्ट्रा पैसा गया? वो तो जो कंपनी टाटा ने बनाई है तो टाटा के पास 25,000। अब वो 25,000 उसके प्रॉफिट में आया तो टाटा क्या करेगा, उस 25,000 को लगाएगा और उस 25,000 से और बड़ी प्लांट बनाएगा और कार बनाएगा, फिर कार मार्केट में आएगी। फिर थोड़ा सा आप हो सकता है कि वो पिछले साल 5,25,000 की थी, इस बार 5,30,000 की होगी, तो 5,05,000 फिर से बढ़ गया। फिर टाटा के पास में वो 5,000 प्रॉफिट एक्स्ट्रा गया तो वो फिर से अपना प्लांट में कुछ कुछ नई चीज़ें लगाएगा, नया प्लांट बनाएगा। इससे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जैसे जैसे नए रोजगार मिलेंगे तो नए नए एक तरह से टैक्स बढ़ेगा, ठीक है। टैक्स बढ़ेगा, नया रोजगार मिलने से क्या होगा कि जैसे जिनको रोजगार मिलेगा वो नई नई चीज़ें खरीदेंगे। तो ये इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन इज अ गुड थिंग, बट वो कंट्रोल्ड में होना चाहिए। अगर सपोज करो वही कार 5 लाख की 5,25,000 तक पहुंच गई तो बढ़िया था, पर वही कार अभी अचानक से हो जाती 7 लाख की, और आप चाह रहे थे कार खरीदना, तो आप क्या करोगे, नहीं नहीं यार इस साल नहीं लेंगे, ये तो बहुत महंगाई होगी। तो जब वो अचानक से वो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो आप उस जो डिसीजन होता है कि आपका कार खरीदने का था उसको आप रोक लोगे, आप बोलोगे ये इस साल नहीं लेंगे अगले साल लेंगे। अब जब ऐसे बहुत लोग, अपने करोड़ों लोग ये चीज़ सोच रहे हो तो कार कंपनी का तो वो हो जाएगा कि यार बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से इतना ज़्यादा महंगा हो गया, अब कोई कार खरीदना नहीं चाह रहा, ठीक है। तो अब उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब वो प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन जब भी कम होता है तो क्या करता है, कुछ लोगों को हटाएगा वहाँ से, तो उससे बेरोजगारी होगी। और जब बेरोजगारी होगी तो फिर से लोग कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बेरोजगारी होगी ना, लोगों के पास पैसा नहीं। ऐसा ऐसा नहीं है कि 10-5 लोगों के साथ में, ये करोड़ों लोगों के साथ में एक साथ होता है ये सारी चीज़ें। तो एक तरह से इन्फ्लेशन इज गुड व्हेन इट इज़ लिमिटेड, व्हेन इट इज़ आउट ऑफ लिमिट इन्फ्लेशन इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, ठीक है, ये याद रखना। तो इकोनॉमी का मतलब हुआ कि सब जनता के लिए भी खराब ही है, जनता के लिए भी खराब है, जो कंपनीज है उनके लिए भी खराब है। तो कितना होना चाहिए, कितना कंट्रोल में होना चाहिए, तो अराउंड 4% के आसपास तक इन्फ्लेशन रहेगा ना, हर साल 4% तक बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है कीमतें, बट 4% से ज़्यादा नहीं, ठीक है। 4% से ज़्यादा फिर वो खराब डायरेक्शन में चलने लग जाता है। तो हमारी कंट्री का कुछ सालों पहले तक 10-12 चलता था, है ना। अभी आरबीआई ने सेट किया कि 4% इज़ अ गुड इन्फ्लेशन, वहाँ तक होना चाहिए। एक बार यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज़ अ गुड इन्फ्लेशन रेट, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। उसमें 2-3 शायद ऑप्शन थे, 1%, 4% और कुछ 8% था, 12% ऐसे ही था। तो अप टू 4% और 4 to 5% इज़ गुड इन्फ्लेशन, उससे ऊपर इन्फ्लेशन जाएगा तो उससे दिक्कत है। तो आपको आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। इन्फ्लेशन कितना इन्फ्लेशन तक ठीक है, थोड़ा इन्फ्लेशन होगा तो गुड। वाई इट इज़ गुड, बिकॉज दैट एक्स्ट्रा मनी विल गो टू दी कॉरपोरेट्स और बिजनेसमैन, और उससे वो क्या करते हैं, नई मशीन्स खरीदते हैं, नए प्लांट्स लगाएंगे, और बाय दैट नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और जब नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है तो उससे क्या होता है कि लोग फिर नए नए रोजगार बनते हैं, तो लोग क्या करते हैं, लोगों की खर्चा करने की क्षमता फिर से बढ़ती है और वो फिर से खरीदते हैं। ऐसे कर करके इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। बट जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ लिमिट चल जाता है तो उस टाइम पे क्या होता है, लोगों के पास में ये रहता है कि क्या करें, अब इस साल नहीं खरीद पाएंगे हम ये चीज़, तो वो जब डिसीजन को डिले करते हैं कि ये चीज़ टीवी है इस साल खरीदना था, इस साल नहीं खरीद पा रहा, अगले साल खरीदूंगा। तो टीवी का ऐसे करोड़ों लोग जब ये डिसीजन लेंगे तो कंपनी का तो हालत ख़राब हो जाएगी। जो इसने अभी तक प्रोडक्शन किया था वो होगा नहीं, बिकेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे क्या करेगी, रोज़गार को कम कर देगी। तो ये आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन के बारे में। इंडिया में इन्फ्लेशन को 2 तरह से नापा जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के टर्म्स में, ठीक है। ये WPI शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को बोलते हैं, ठीक है। आप इन दोनों डायग्राम्स को देख के कुछ लग रहा है आपको क्या है ये? होलसेल का मतलब समझते हो आप, एक तरह से मंडी में जो चलता है ना होलसेल, कि जैसे वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मंडी में आप जाओगे ना कभी, तो मंडी वाला ऐसा नहीं करता कि आप बोलो कि मेरे को 1 किलो प्याज दे दो, 1 किलो नहीं चलती वहाँ पे, बोरियों में चलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं होलसेल। या जैसे कि दुकानदार होते हैं, तो दुकानदार ऐसे नहीं खरीदते कि भाई एक साबुन ले लेते हैं, एक टूथब्रश लेते हैं, ऐसा नहीं, वो होलसेल में खरीदते हैं। मतलब एक साथ पूरा का पूरा मार्केट में खरीदता है। होलसेल का मतलब होता है जैसे फैक्ट्री के आउटलेट से खरीद लिया आपने, सीधा वहीं से खरीद लिया। या हो सकता है कि कुछ मंडियों से आपने चीज़ें खरीदी हो, खाने पीने की मंडियों से खरीदी है।
इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जहाँ से मतलब डायरेक्टली चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो उनको बोलते हैं होलसेल, ठीक है। और कंज्यूमर का मतलब होता है, कंज्यूमर का मतलब जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं कोई मेरे मंडी में नहीं जाता, मैं तो दुकान पे जाके खरीदता हूँ, दुकान वाला मंडी से लाता है। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलेंगे रिटेल ट्रेड, मतलब मैं रिटेल कंज्यूमर हूँ, ठीक है। तो आपका दो तरह से महंगाई नापते हैं। एक तो होगा कि मैं जाऊंगा दुकान पे और मैं बोलूँगा कि यार ये 10 रुपए की चीज़ आती थी, इस साल 15 की होगी, दुकानदार से बात हो रही है मेरी, तो मैं बोलूँगा ये तो 5% का यहाँ पे जो भी है 5 रुपये का इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे मेरे टर्म्स में, जब मैं जा रहा हूँ, कंज्यूमर जा रहा है एक, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, अगर इस तरह से इन्फ्लेशन निकालेंगे तो। और अगर मान लो जो होलसेल में खरीदते हैं चीज़ें, जो मंडियों में खरीदते हैं, जो कि एक साथ बल्क में बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उनका अगर जोड़ ले सारी दुकानें, एक तरह से सोच सकते हो सारी दुकानों का रिटेल का निकाल लो, है ना, दुकानें जहाँ से खरीदती हैं, तो अगर उन सब का देखें कि वो पिछले साल कितनों में खरीदी थी, सपोज करो एक पूरे इंडिया में एक ही दुकान है, सपोज करो, ठीक है, वो एक दुकान पूरी सारी वस्तुएं, उसमें 50 वस्तुएं हैं, वो 50 की 50 वस्तुओं का देख लेगा पिछले साल में कितने रुपए में आई थी, और इस साल में वो 50 वस्तुएं कितने में आई, तो वहां से जो उसका इन्फ्लेशन निकलेगा, सपोज करो 50 वस्तुएं पिछली साल 1 लाख में आई थी, और वो 50 वस्तुएं इस साल कितने में आई, 1,10,000 में, तो इन्फ्लेशन कितना हुआ, 1,10,000 माइनस 1 लाख अपॉन 1 लाख, तो 10% का इन्फ्लेशन हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे दुकानदार के टर्म्स में, क्या बोलेंगे, WPI, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ, ऐसे मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिर्फ एक दुकान, ऐसे पूरा इंडिया में पता नहीं कितनी दुकान है, सबको जोड़ जाड़ के जो भी सारी वस्तुओं का निकलेगा उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। इसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब मैं आप ये सारी की सारी चीज़ें, जो वस्तुएं अपन मार्केट में खरीद रहे हैं, फाइनल दुकानदार ने अपना प्रॉफिट कमा लिया, सब कुछ कमा लिया, अपना भाड़ा लगा लिया, अपने एसी का चार्ज लगा लिया, सब कुछ करके वो चीज़ ऑब्वियसली वो जो उसको जितने में पड़ रही थी उससे ज़्यादा में देगा आपको। तो जो मार्केट में एक्चुअल में जितने में आ रही है ना, जो फाइनल कंज्यूमर उस चीज़ को लेता है, उसको बोलेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। उसमें मतलब सब लोगों की जोड़ लेंगे सारी वस्तुओं की, जैसे मैं सपोज करो इस इंडिया में मैं सिर्फ अकेला मैं ही बंदा हूँ सपोज करो, तो मैं जो भी चीज़ें ला रहा हूँ, अगर मैंने इस साल में वो सारी वस्तुएं मान लो कि 50,000 में खरीदी, और पिछले साल वो मैंने कितने में खरीदी थी, मान लो पिछले साल 50,000 में, और इस साल मैंने कितने में खरीदी, मैंने इस साल खरीदी 60,000 में, ठीक है। तो मेरा इंडेक्स, वो सारी की सारी वस्तु मेरे टर्म्स में मतलब मेरा 20% इंक्रीज हुआ, तो मेरे हिसाब से 20% इन्फ्लेशन हुआ, और उस इन्फ्लेशन का नाम है CPI, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ ना, कंज्यूमर के रेस्पेक्ट में। और WPI, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि CPI और WPI में क्या डिफरेंस है, ठीक है, आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। नॉर्मली CPI WPI से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो दुकानदार है उनको तो होलसेल में मिलता है, उनको इतना प्राइसेस का डिफरेंस नहीं होगा जितना अपने प्राइसेस का डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वो भी अपने महंगाई के हिसाब से वो अपना भी कुछ जोड़ते रहते हैं, तो इसलिए ये चीज़ है। इसके बारे में थोड़ी लैंग्वेज लिखी है मैंने, कौन निकालता है WPI इंडेक्स, मैं और आप तो निकालेंगे नहीं कि मैंने अपना अपना जोड़ लिया, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ये गवर्नमेंट निकालती है, इकोनॉमिक एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन निकालता है, ठीक है। बल्क सेल वाली चीज़ों को गिनता ही, और ये पर देखिए इसके साथ ये कौन सा बेस ईयर लेता है, 2011-12 से ये कंपेयर करता है कि 2012 से कितना महंगाई बढ़ी है, उसको ये काउंट करता है एक तरह से, ठीक है। इसका बेस ईयर वो है, बेस ईयर मतलब उस वाले में ये कितने प्राइस में आती थी और अब वो कितने प्राइस की आती है, इसको ये कंपेयर करता है एक तरह से, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं, ईयर पहले 2004-05 था, अभी 2011-12 चल रहा है, अभी शायद फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, कौन सा बेस ईयर लिया है इसका, 2011-12, और एक तरह से कौन निकालता है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और एक तरह से बल्क सेल या होलसेल में जो सेल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्राइजेस को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, ये क्या ट्रू पिक्चर दिखाएगा क्या, नहीं, ये ट्रू पिक्चर महंगाई की नहीं दिखाएगा, क्योंकि बीच में तो दुकानदार आ गए, बहुत सारी शॉप्स आ गई और ये सब आ गई, तो वो भी तो अपना कुछ कुछ प्राइसेस लगाएंगे, हो सकता है कि वो अपना कुछ बहुत सारी प्राइसेस लगा रहे हो बीच में, तो कस्टमर बोलेगा कि यार हमको जितना महंगा पड़ रहा है वो गिनो आप, तो
आप बीच में मतलब दुकानदार को कितना महंगा पड़ रहा है, उसकी कितनी महंगाई बढ़ रही है, उससे क्या मतलब है। जैसे कि गवर्नमेंट बोलेगी होलसेल का तो 2% ही चल रहा है इन्फ्लेशन, आप बोलोगे 2 से क्या मतलब है, दुकानदार से मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि जब मेरे को फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है तो उस टाइम पे कितनी महंगाई है। तो इसलिए ये ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता कई बार, ठीक है। तो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी होता है इस WPI का। और ये सर्विसेज को काउंट नहीं करता, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे मान लो कि जैसे बता रखा है पहले ही, बैंकिंग का कितने चार्जेस बढ़ गए हों। हो सकता है कि आप होटल्स में जाते हो तो होटल्स के चार्जेस बढ़ गए हों पहले से, ठीक है। हो सकता है आप किसी घर में रह रहे हो, उसका रेंट बढ़ गया हो। तो ये होलसेल में कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें होलसेल में आ ही नहीं सकती ना। ऐसे तो है नहीं कि भाई आप गए और होटल में एक साथ एक दुकानदार गया और एक साथ पता नहीं क्या बहुत सारी सर्विसेज लेके आ गया। तो ये सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में काउंट हो सकती है सर्विसेज। तो WPI में सर्विसेज काउंट नहीं होती। तो मैंने CPI के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। वैसे रिटेल बायर के टर्म्स में पर्सपेक्टिव में निकाला जाता है, इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों काउंट होती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये चीज़ याद रखना, चलो मैं बता देता हूँ कि गुड्स का मतलब आ गया वस्तुएं, और सर्विसेज आती है सारी सर्विसेज जो भी मार्केट में सर्विसेज आप लोग लेते हैं, बैंकिंग से लेके और हेल्थ से लेके डॉक्टर को दिखाना, है ना, और ये क्या नाम, आप शिक्षा और जो भी आपके सर्विसेज चलती हैं। और गुड्स क्या होती हैं, गुड्स शूज़ से लेके बैग से लेके और मान लो टॉयज से लेके फूड से लेके, ये सारी केस में आ जाती हैं, गुड्स में आ जाती हैं। तो ऐसे गुड्स तो आप गिनने लगो तो पता नहीं कितने हजारों लाखों गुड्स हो गए पूरे इंडिया में। तो सबका कैसे निकालेंगे, इतना गवर्नमेंट कैसे निकाल सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट सारे गुड्स नहीं लेती और सारी सर्विसेज नहीं लेती। उसने कुछ बास्केट बना रखा है कि मैं इतनी गुड्स के हिसाब से WPI निकालूंगा और इतनी गुड्स और इतनी सर्विसेज के हिसाब से CPI निकालूंगा। तो कुछ फिक्स गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज है। सिर्फ उन्हीं के आधार पर ये इन्फ्लेशन मेजर होता है। हर वस्तु का तो पॉसिबल नहीं, ठीक है, उतना इतनी सारी गुड्स एंड सर्विसेज से पॉसिबल ही नहीं है। तो CPI के और 4 टाइप है, आप याद करने की जरूरत नहीं है। वैसे CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि CPI के साथ में ये दिक्कत है कि जैसे होलसेल की तो चीज़ ऐसी है कि सारे दुकानदारों को एक तरह से कंसिडर करते हैं, बट कंज्यूमर्स अलग अलग तरह के होते हैं। जो गांव में रहते हैं वो अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, जो शहरों में रहते हैं वो अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर में लेबर्स हैं उनके अलग तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब उनके अलग तरीके का कंजम्पशन होता है, वो अलग तरह की चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कि जो गरीब आदमी होगा वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस पे करता है, वो हेल्थ पे करेगा, सब ज़्यादा पैसा उसका हेल्थ पे जाएगा और खाने पे जाएगा, ठीक है। और अमीर आदमी क्या करेगा, अमीर उसमें हेल्थ उसका खाने वाने और हेल्थ पे इतना नहीं जाता, क्योंकि वो इतना बीमार उमार नहीं होते वो लोग। इंश्योरेंस होगा, कुछ कुछ चीज़ें होंगी, वो इतना ज़्यादा नहीं होगा उनका। उनकी और दूसरी चीज़ों पे जाएगा, जैसे पेट्रोल पे हो सकता है वो काफ़ी खर्च करते हो, या उनका बैंकिंग पे बहुत सारा पैसा जाएगा, इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा जाता है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कौन सा कंज्यूमर कौन सी वस्तु कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करता है। तो इन्होंने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि CPI निकालने के लिए 4 कैटेगरी हम बनाएंगे। तो जब इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात आएगी तो इन वस्तुओं के बारे में बात करेंगे, जब एग्रीकल्चर लेबर्स की बात आएगी तो इन वस्तुओं के और इन सर्विसेज के बारे में बात करेंगे, रूरल लेबर्स की बात आएगी तो ये वाली गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। और CPI एक आता है कंबाइंड, रूरल अर्बन और कंबाइंड एक ही है, एक तरह से एक में निकाल देते हैं सब कुछ। जब इसकी बात आएगी तो पहला तो वर्कर्स, फिर लेबर्स एग्रीकल्चर और रूरल, और फिर कंबाइंड। अगर इसकी बात आएगी तो ये गुड्स एंड सर्विसेज हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो बास्केट बनाया जाता है ना, कि जो मान लो 500 वस्तुएं हैं जिनका 500 गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो उनमें मतलब हो सकता है कि CPI में कुछ 500 अलग हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, अर्बन वालों के लिए अलग हो। तो इस तरह से वो बास्केट बनाया जाता है। आपको इतनी ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट याद रखो 4 टाइप्स होते हैं। जो पहले 3 टाइप्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में लेबर ब्यूरो है, वो निकालती है। लेबर ब्यूरो, ठीक है। लेबर नाम में आ गया तो लेबर आ गया, एक वर्कर का भी है तो लेबर में आ गया। और जो लास्ट वाला CPI रूरल अर्बन और कंबाइंड, रूरल अर्बन कंबाइंड होता है, ये CSO निकालता है। CSO किस में आता है, कल ही बताया था हम अपने को, MOSPI में। MOSPI इसके शॉर्ट फॉर्म में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसका बेस ईयर है 2012, ठीक है, 11-12 नहीं है, 2012 मतलब जनवरी से दिसंबर वाला ईयर, तो याद रखिएगा। RBI इसी को
इसी को फॉलो करता है आरबीआई सीपीआई को 2014 से। पहले ये डब्ल्यूपीआई को करता था। अब आरबीआई की जो भी पॉलिसीज बनेंगी ना, आगे मैं आरबीआई के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसी सीपीआई को यूज़ करता है अपनी महंगाई, जैसे वो 4% उसने टारगेट रखा है, उससे ज़्यादा हो जाएगा, 5% हो जाएगा तो वो बैंक्स को क्या इंस्ट्रक्शन देगा, 6% हो जाएगा तो क्या होगा, तो सीपीआई के आधार पर इंस्ट्रक्शन देता है। तो आरबीआई सीपीआई को यूज़ करता है। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। आप लोग देख सकते हैं जो मैंने ऊपर बोला वही सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कौन निकालता है। पहले वाले में तो सिर्फ मैंने बोला था इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें लेबर ब्यूरो और सीएसओ दो अलग अलग निकालते हैं। फिर फर्स्ट में सिर्फ गुड्स होती हैं, सेकंड में गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इसको हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, शायद इसमें लिखा नहीं, डब्ल्यूपीआई को हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई। मैं इसमें थोड़ी एडिट करके भेज दूंगा, शायद आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। आपको पता है प्राइसेस, इसमें प्राइसेस मैन्युफैक्चर या होलसेल के रेस्पेक्ट में होती है, इसमें कंज्यूमर्स के रेस्पेक्ट में होती है। ये 2011-12 का बेस है, इसमें 2012 का बेस है। इसमें जो टोटल फर्स्ट वाले में टोटल आइटम 697 है, इसमें अलग अलग है, देखो सबके लिए, अर्बन के लिए 460 है, रूरल के लिए 448 है, इस तरह से अलग अलग है, उनके लेबर्स के लिए भी अलग होगा सब कुछ है। फर्स्ट तो डब्ल्यूपीआई में जो 697 जो सारे के सारे गुड्स हैं जिनके बारे में हम नाप मेजर करते हैं, उनको जब डिवाइड करते हैं तो एक प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं, जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको प्राइमरी आर्टिकल्स बोलते हैं। तो इसमें से होंगे कुछ प्राइमरी आर्टिकल्स होंगे, कुछ फ्यूल एंड पावर के आर्टिकल्स होंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के आइटम्स होंगे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए तीनों में क्या डिफरेंस है। फ्यूल एंड पावर आपको समझ में आता ही है, पेट्रोल वेट्रोल इस तरह की चीज़ें होंगी, इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको प्राइमरी आर्टिकल्स बोलते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स क्या होते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, जो जैसे कि सपोज करो कि टीवी हो गया, या हो सकता है कि बाइक हो गई, इस तरह की मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, ठीक है। तो एक तरह से 697 में इन तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, मतलब सबसे ज़्यादा वस्तुएं इसी पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की 64% डब्ल्यूपीआई में। सीपीआई में टोटल मिला के आपको वस्तुएं याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग होती हैं सारी, हर किसी के लिए। आप इनको ग्रुप करोगे तो 8 ग्रुप में, इसमें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, इसमें 8 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप याद रखो कि सीपीआई में सर्विसेज भी काउंट होती हैं, ठीक है। चैप्टर खत्म ही होने वाला है। हाइपर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए उसको हाइपर आप समझते हो ना, ये बंदा बहुत हाइपर होता है। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, किसी को जैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत हाइपर गुस्सा होता है, गुस्से को बोलते हैं ना हाइपर। इसी तरह से हाइपर इन्फ्लेशन के आगे लगा दिया तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। मैंने पहले ही बताया आपको हाइपर इन्फ्लेशन क्यों गुड नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि बिकॉज द पर्सन हु वांट टू परचेज विल शिफ्ट देयर डिसीजंस टू द नेक्स्ट ईयर। जब वो शिफ्ट कर देंगे डिसीजंस को नेक्स्ट ईयर के लिए, देन व्हाट विल हैपन दैट द प्रोडक्शन जो कंपनीज कर रही थी उनको वो प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो ये खरीद ही नहीं रहा ना, इतने इन्फ्लेशन में कौन खरीदे। तो इस वजह से फिर वो बेरोजगारी बढ़ती है और वो सब कुछ होता है, ठीक है। सेकेंड इज डिसइन्फ्लेशन। नाम में ध्यान रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जाम्स में देखा हूँ ये सब पूछा जाता है। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन तो है पर वो अब कम हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेशन तो अभी भी बचा है, महंगाई तो अभी भी बढ़ रही है 2011-12 की तुलना में, या 2012 सीपीआई की बात करूँ तो 2012 की तुलना में प्राइसेस तो अभी भी बढ़े हुए हैं, बट पहले पिछले साल 10% बढ़े हुए थे, इस बार वो 8% हुए। तो डिस इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन इज देयर बट डिस मतलब वो थोड़ा सा कम हो रहा है ना, महंगाई अब थोड़ी सी कम हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। देयर इज स्लो डाउन इन इंक्रीज ऑफ गुड्स प्राइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई बहुत, जैसे कि 2011-12 में या जो प्याज की कीमत थी वो मान लो 20 रुपये किलो थी, और वो पिछले साल पहुंच गई थी 40 रुपये किलो, और इस साल 30 रुपये किलो है। तो पिछले साल की तुलना में कम हुई ना, रेट तो कम हुई, बट अभी भी वो इन्फ्लेटेड है, अभी भी उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि बहुत 20 रुपये की थी ना 2011-12 में, तो दैट इज कॉल्ड डिस इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन इज देयर बट देयर इज अ स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज, ठीक है। एक और होता है स्टैग इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। आप देखिएगा इनमें अंतर, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। स्टैगफ्लेशन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है,
बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत ही सारे एग्जाम्स में, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछ लेते हैं स्टैगफ्लेशन। इसमें हाई इन्फ्लेशन होता है, जो कि मैंने बताया हाइपर इन्फ्लेशन की तरह हाई इन्फ्लेशन होगा, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो एक तरह से हाइपर इन्फ्लेशन होने के बाद में स्टैगफ्लेशन में इकोनॉमी जाती जाती है, क्योंकि जब हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मतलब हाई इन्फ्लेशन हो गया, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या होगा कि कंपनीज का जो सामान था वो बिकना बंद हो जाएगा, तो वो नया सामान बनाना बंद करेंगे। नया सामान जब भी बंद होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है, जीडीपी का ग्रोथ रुक जाता है, और जब जीडीपी का ग्रोथ कम होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। तो एक तरह से हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज़्यादा, ग्रोथ कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी ज़्यादा, ठीक है। लास्ट इज डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का उल्टा इज ए डिफ्लेशन। जब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, डिमांड कम है, लोग खरीद ही नहीं रहे, अभी सप्लाई तो आ रही है बट लोग खरीदना नहीं चाह रहे। खरीदना दो तीन कारणों से होता है। मेन कारण इसका ये है कि लोगों के पास अभी पैसा ही नहीं है, वो खरीदना नहीं चाह रहे बहुत ज़्यादा। दो कारण से नहीं खरीदते, एक तो मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो नहीं खरीदते लोग, और एक है कि भाई पैसा ही नहीं है उनके पास में खरीदने के लिए, तो कहाँ से खरीदेंगे वो, तो मार्केट में डिमांड ही नहीं है उस चीज वस्तु की। तो डिफ्लेशन ये होता है कि जब वस्तु की कीमत ही 0% से कम हो जाए, मतलब वो ये मान लो कि पहले 100 रुपए की आती थी तो अभी वो 80 रुपए की हो जाए, तो दिस इज नॉट गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। याद रखना, पैसे किसी वस्तु की कीमत कम होना इज नॉट ए गुड साइन ऑफ द फॉर द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, अगर प्राइसेस फॉल होती हैं तो क्या होता है कि उससे क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर्स ने क्या किया कि अपना स्पेंडिंग थी जो वो प्राइसेस कम कैसे हुई, क्योंकि डिमांड नहीं है। डिमांड क्यों कम हुई, क्योंकि लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, ठीक है। जब खर्च करना कम हो जाएगा तो बनना भी कम हो जाएगा, स्लोइंग डाउन देयर प्रोडक्शन। तो लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उसको बनाना भी कम कर देंगे, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे सैलरीज कम होगी लोगों की, जॉब्स जाएंगी, इस तरह से जाएगा। तो दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो डिफ्लेशन भी गलत है, हाइपर इन्फ्लेशन भी गलत है, सिर्फ इन्फ्लेशन थोड़ा सा रहेगा तब तक बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इकोनॉमी में जब माइनस में या जीरो से कम इन्फ्लेशन बोले, या प्राइसेस राइज जीरो से कम हो, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं एक तरह से। अगर वो है तो भी बैड, अगर 5-6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो भी बैड। सिर्फ 0 से 4-5% के आसपास होगा तो ठीक है। जीरो के आसपास भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए, 4-5% इन्फ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। आरबीआई ने जो तय किया है वो 4% प्लस माइनस 2% किया है, ये बैंड है। आरबीआई का टारगेट है कि इन्फ्लेशन इतना रहना चाहिए, 4% रहना चाहिए, प्लस माइनस 2% और ले सकते हो आपकी, मतलब 2% तक भी चला गया तो ठीक है, 6% तक भी चला गया तो ठीक है, कोई इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। पर उससे ज़्यादा चला गया तो दिक्कत है, और उससे कम चला गया तो भी दिक्कत है ना। थोड़ी थोड़ी महंगाई बढ़ती रहनी चाहिए भाई, है ना, उसी से प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे रोजगार बढ़ता है, पर बहुत ज़्यादा महंगाई इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो थैंक यू, ये यहीं तक थी क्लास। हम लोग क्विज़ करते हैं, और आप लोगों को क्विज़ में रहना है भाई, लोगों को, है ना। लोग लीव कर जाते हैं 5 मिनट का, अभी लोग तो ज़्यादा आ ही नहीं रहे हो आप, पर ठीक है, मुझे अच्छा है कि जितने लोग आओ वो लोग ध्यान से करो, है ना। छोटा सा क्विज़ है, हम 4 मिनट का टाइम बचा, हम ट्राई करेंगे 4 मिनट में इसको ख़त्म करें। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, आप लोग सोच लीजिएगा, लास्ट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, फटाफट करते जाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, सीधे सीधे आंसर है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाऊँगा। फर्स्ट, हु गिव्स द फाइनल अप्रूवल फॉर 5 ईयर प्लान्स? कौन 5 ईयर प्लान्स का फाइनल अप्रूवल देता है? एनडीसी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नीति आयोग। सब लोग थोड़ा सा आंसर लिखिए या बोलिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। आंसर इज एनडीसी। सेकंड इज विच व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? कब पहला 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था? 1949, 50, 52, 51? आंसर इज 51, 1951 में पहला प्लान स्टार्ट हुआ था। द वेरी फर्स्ट प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन मॉडल ऑफ मेलानोबिस, हेरेडोमर, बॉम्बे प्लान, नन ऑफ दिस? आंसर इज हेरेडोमर मॉडल, ठीक है, गुड। फोर्थ इज व्हाट इज द प्राइम टारगेट ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया गया? इंडस्ट्रीज पे, एग्रीकल्चर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या पोर्ट्स पे? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था, सेकंड पे मैन्युफैक्चरिंग प्लस एग्रीकल्चर मिक्स पे ध्यान दिया गया था।
फिफ्थ क्वेश्चन इज गरीबी हटाओ कौन से प्लान में स्लोगन था? गरीबी हटाओ। 7th, 3rd, 6th और 5th? आंसर इज 5th 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी के टाइम पे। 50 था ना? देख, गरीबी हटाओ, हाँ 5th में आया होगा, ठीक है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज कौन सा 5 ईयर प्लान था जो अपने टाइम खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया, मतलब उसको टाइम ही कंप्लीट नहीं कर पाया वो? ये क्या 5th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, राइट। प्लान हॉलीडे फर्स्ट टाइम पे कब डिक्लेयर किया गया था? कौन से प्लान के बाद में? 3rd प्लान के बाद, 4th के बाद में, 5th के बाद में या 6th के बाद में? 3rd। आंसर इज 7th 5 ईयर प्लान। बैंक्स का नेशनलाइजेशन कौन से प्लान में हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। 4th 5th 7th 8th? नॉट 7th, इट्स 4th। इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे एक और चीज़ हुई थी, अच्छी चीज़, न्यूक्लियर बॉम्ब का फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, ठीक है। 11th क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखिए कौन सा ईयर ठीक से मैच नहीं है। 9th 97 से 2002, देखिए आपको क्या लगता है कौन सा करेक्ट नहीं है? आंसर इज 8th 90 आई थिंक 2 से स्टार्ट हुआ था, 97 तक आई थिंक हुआ था, तो 8th 5 ईयर प्लान गलत लिखा हुआ है इसमें। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कौन से प्लान में आई थी? 4th 6th 8th 9th? आंसर इज 8th 5 ईयर प्लान। नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया है? पब्लिक सर्विस कमीशन को, सिविल सर्विसेज कमीशन को, द इलेक्शन कमीशन को, द प्लानिंग कमीशन को? आंसर इज वेरी वेरी सिंपल, प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग उसकी जगह है। हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्टर? आंसर इज वेरी सिंपल, इट्स प्राइम मिनिस्टर। और इसका अभी सीईओ कौन है बताइए थोड़ा लिख के।